हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, अपने लिए अपना अध्याय चल रहा था पोटेंशियोमीटर या विभवमापी। मतलब अध्याय चल रहा था थर्ड, उसका ये शी पार्ट था। शी पार्ट का नाम क्या था? विभवमापी। ये शी पार्ट था, पार्ट नंबर सी, है ना। पार्ट सी था, इसका नाम क्या रखा था? विभवमापी। विभवमापी विभवमापी का सामान्य इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था कि लकड़ी के गत्ते पर ओरिजिनल बना होता है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन में आता है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके कैसे आते हैं बेटा? परिपथ से, यानी कि इसके सर्किट एंड नेटवर्क से। तो इसका आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो ही गया था, सेकंड हमने आपको भेज दिया था लेकिन समझाया नहीं था पूरा, वो कल के लेक्चर में रह गया था। आज वापस से पूरा क्वेश्चन लेके समझा देते हैं। पहला समझ में आ जाएगा तो बाकी सब में 10-10, 15-15 मिनट लगेंगे और सब आ जाएंगे समझ में, है ना। मुख्य रूप से ये वाला आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, तो आप ये मान के चलो 4 के चारों, 4 में से बेटा एक आने की संभावना 100% की एक जरूर आता है ना। तो चलिएगा, यहाँ क्वेश्चन है आपका, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे, तथा इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है, तथा इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। बेटा आएगा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और इसकी सहायता से, विद दिस हेल्प, या इसकी सहायता से आप क्या किसी सेल के ईएमएफ को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इसकी सहायता से किसी सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे। ईएमएफ कैसे? जैसे कि आपको पूरा का पूरा हेल्प है, जो इसका कहते हैं ना कि इसका जो सिद्धांत है उस पर ही ये वाला भी डिपेंड करेगा। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है, वो भी डिपेंड करेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखना कैसे, जैसे कि अभी एक मार्केट से हम नया सेल लेकर आए, कोई पूछे इसका विद्युत वाहक बल कितना है, मैंने कहा था आप पहले सेल पर जरूर देखिएगा, तो सेल पर ही लिखा होता है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है। और बेटा उस पर कभी कभी लिखा होता है 3.7 वोल्ट, तो आप समझ जाओ कि इसका ये वोल्ट में लिखा है, मतलब इसका क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, या हिंदी में बोलेंगे विद्युत वाहक बल। लेकिन उस पर अगर हमने किसी चीज से पॉलिश कर दी या ब्लेड से उसकी पूरी की पूरी ऊपर के पेंट को निकाल दिया, अब उस पर कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी उसमें विद्युत वाहक बल तो है, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं? विभवमापी का। और विभवमापी बहुत अच्छा है क्योंकि यह जो विद्युत वाहक बल की है एकदम एग्जैक्ट रीडिंग ही देता है, एक्यूरेट रीडिंग देता है, एकदम सही सटीक रीडिंग देता है। इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर से ज्यादा अच्छा होता है। तो हमें वोल्टेज मापने के लिए या विद्युत वाहक बल या ईएमएफ मापने के लिए हमें काय का प्रयोग करना होता है? पोटेंशियोमीटर का, यानी कि विभवमापी का। आया समझ में? चलेगा। अब बेटा इसके क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। देखिएगा, क्वेश्चन को हम नहीं मिटाएंगे। क्वेश्चन को इसलिए नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसी क्वेश्चन में ये पहला पार्ट, आप कहोगे सर इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, जो हर एक 4 क्वेश्चन के हर एक पहला क्वेश्चन उसमें यही ऐड रहेगा कि विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। फिर आएगा कि इसकी सहायता से किसी सेल का क्या निकालिएगा? विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, तो बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर लिखते हैं। आंसर में सबसे पहले हम विभवमापी का सिद्धांत जब समझाना है तो हमें एक डायग्राम लेना होता है, एक सेल वाला, जिसके अंदर द्वितीय परिपथ में कितने सेल जुड़े होते हैं? एक सेल। हमेशा एक यहाँ डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम देखिएगा जो आपको कल बना चुके थे हम।
सबसे पहले बेटा यहाँ पर सेल वेल तो आता नहीं है कुछ भी, सबसे पहले इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आप क्या, विभवमापी का तार। तो सबसे पहले हमें बनाना होता है विभवमापी का तार। तो हम बेटा यहाँ देखिएगा तार बनाते हैं, आप उसको देखिए। ये बना दिया मैंने विभवमापी का तार, इसका नाम रख दिया AB। अच्छा डायग्राम बनाइएगा, ये थोड़े गाढ़े से हार्ड लाइन में बना दीजिएगा। इसका नाम रख दीजिएगा A और इसका नाम रख दीजिएगा B। तो बोलेंगे चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है, इसमें AB एक विभवमापी का तार है। और यहाँ पर लिखे, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, तथा C एक संचायक बैटरी है। संचायक का मतलब होता है स्टोरेज सेल है। कौन सा सेल है बेटा, C एक संचायक बैटरी है। और आगे चल के ये बैटरी, अब आप कहोगे सर इसका हम आंतरिक प्रतिरोध नहीं बनाएंगे जैसे कि पिछले इसके बी पार्ट में बनाया। नहीं बेटा, यहाँ आंतरिक प्रतिरोध नहीं बनाना है। अंडरस्टूड है कि सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध अटैच होता है, लेकिन अब बताते नहीं फिरना है कि हमें इतना नॉलेज है ना, ये उसी चैप्टर में बस बताना था। यहाँ अलग से एक प्रतिरोध जोड़ोगे जिसका नाम होता है रेस्टेड या फिर रियस्टेड नाम होता है, और इसको आप बोलते हैं RH, और हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। और यहाँ पर होता है आपका कुंजी या बटन होता है, इसका नाम रख देंगे K1, और यहाँ से होते हुए विभवमापी तार के बीसरे से जोड़ देना और इसका नाम रख देना कौन सा परिपथ, प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ जरूरी नहीं, कभी कभी इस RH को जोड़ने के बाद ये वाला वायर ऐसे बना देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, इसको इतना छोड़ के ये ऐसे बना देते हैं या उसी को सीधा कहाँ बढ़ा देते हैं आगे। ये प्राथमिक परिपथ हो गया। अब उसके बाद बेटा जिस सेल का अपन को विद्युत वाहक बल निकालना है या फिर विभवमापी का क्या लिखना है सिद्धांत, तो एक सेल वाला ही डायग्राम बनाओगे जो कि एक सेल के विद्युत वाहक बल में भी वैसा ही बनेगा और सिद्धांत में भी वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर इसके सिद्धांत में देखिएगा, एक सेल जोड़ दीजिएगा। आप कहो इसका आंतरिक प्रतिरोध, मैंने पहले ही कहा कि बार बार नहीं बनाते फिरना। यहाँ एक कुंजी जोड़ देना जो इसको बंद चालू करने के लिए प्रयोग कर सको। तो थोड़ा ये नीचे तक डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना ताकि करीब 10 लाइनों के लगभग में आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर एक सेल जोड़ देना, इसके धन सिरे को इसी तरफ रखना, जैसे धन इधर है तो धन इधर, है ना। ये अभी सावधानी लिखनी पड़ती है, इसका पूरा आता है क्वेश्चन विद सावधानी के। यहाँ पर कुंजी K2 जोड़ देना और इस सेल का नाम क्या रख देना E। अगर 2 होते तो एक का नाम E1 रखते, एक का E2। अब बेटा यहाँ से होते हुए एक यहाँ गैल्वेनोमीटर या धारामापी जोड़ना। देखो यहाँ एक धारामापी जोड़ते हैं और ये वाला ले जाके पार्ट ऐसे देते हैं, बनेगा। अब यहाँ पर डैश 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 में एक और जोड़ना, ऐसे बनाना है। किताब में देख लीजिएगा एक बार डायग्राम को, सभी बच्चे एक बार जरूर किताब में देखना, उसके बाद ही बनाना। अब ये वाला पार्ट ऐसे कि अगर ये वाला यहाँ होता, ये आप कहो 3 है, नहीं 1 है, जो कभी इधर रहा था लेकिन जब इधर से आ गया तो अपनी निशानी छोड़ाया कि मैं इधर भी था। ये पोजीशन है उसकी अलग अलग, है ना। तो ये डैश डैश में पोजीशन ऐसी बना देना बेटा। अब यहाँ पर ये विसर्पी कुंजी बना देना जिसको आप जॉकी बोलते हो, ये विसर्पी कुंजी बना देना। यहाँ पर नाम रख देना D, या D नहीं रखना तो क्या रख दोगे P। आया समझ, जैसे मैंने P लिख के दिया तो आप P लिख देना, आपको D लिखना हो तो D, और यहाँ रख देना D डैश और यहाँ रख देना D डबल डैश। अब इसका फायदा क्या मिलता है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये जब यहाँ रहा था तो इसमें विक्षेप था एक ऐसा, अंदर आपने देखा होगा जैसे घड़ी की सुई होती है तो ऐसे इसमें होता है जिसकी दिशा इस तरफ दिखती थी, है ना। और अगर यहाँ टच किया तो इसकी दिशा ऐसे दिखती थी इस तरफ। तो आप कहो कि सर जैसे जैसे खिसकाते गए तो ये बेटा कांटा ऐसे होता है, देखो ये 0 का सिंबल होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसको इधर खिसकाते जाएंगे, ये इधर से उठते उठते एक कंडीशन आएगी जब कितनी स्थिति में आ जाएगा 0 पर, तो उस समय ये बिल्कुल सीधा रहेगा, यानी कि ये संतुलन में आ गया। तो ये डी क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु, है ना, बैलेंस्ड पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट बेटा, बैलेंस पॉइंट। और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, आप कहोगे कहां से, ए से लगा के डी तक की, डी डैश तक की नहीं, क्योंकि डी डैश में ये संतुलन में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, विक्षेप मिल रहा है, कुछ भी टर्निंग मिल रही है ना। और यहां पर आ रहे तो यहां पर भी ये विक्षेप मिल रहा है।
आप कहोगे ये होता है एक्चुअल में ऐसे, इधर होता है 0, इधर होता 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो जब इधर था तो वो कुछ ऐसे मिल रहा था, ये घड़ी की सुई, इधर से खिसकाते गए तो एक जगह ऐसा मिला, तो इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, संतुलन बिंदु। और एक तरफ इधर मिलता है, यानी कि ये विक्षेप मिलता है। अच्छा, इसकी सावधानियां क्या है, पहले मैं सावधानियों का जिक्र कर दूं। तो जिक्र ये करना सावधानियों का, क्वेश्चन आता कि इसकी 2 सावधानियां लिखो, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई काम कर रहे हो तो उसको जब आप सर्किट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ तो सावधानियां बरतोगे, है ना, कुछ प्रिकॉशन लोगे। तो इसकी कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं वो आपको आती हैं। तो पहली प्रिकॉशंस है कि सभी सेलों के, चाहे वो प्राथमिक परिपथ में जुड़े हों चाहे द्वितीयक में, अगर यहाँ 2 भी जुड़े होते तो सभी सेलों के धनात्मक पॉइंट को, देखो ये आपके कौन से इलेक्ट्रोड को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को या धनात्मक इलेक्ट्रोड को, देखो कई कई से जोड़ा जाता है, एक ही बिंदु से जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी के एक ही बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो एक ही बिंदु किस पर जोड़ा जा गया है, ए पर। तो क्या बोलोगे, सभी सेलों के, पहली सावधानी कि सभी सेलों के धनात्मक सिरों को बिंदु, एक ही बिंदु से अर्थात बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, ताकि इस विभवमापी तार में संतुलन बिंदु मिल सके। अन्यथा इस विभवमापी तार में आपको कहीं भी ऐसा बिंदु नहीं मिलता कि ये गैल्वेनोमीटर में कितना आपको विक्षेप मिलता, धारामापी में कितना विक्षेप मिलता, इस धारामापी में विक्षेप कितना मिले, 0, ऐसा एक भी बिंदु नहीं मिल पाएगा। फिर आप ढूंढते ही रहोगे, लेकिन इधर से इधर तक पूरे घूम आओगे, कहीं भी आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आपका कांटा इस 0 पर रुक जाए। तो इसलिए आपको सभी सेलों के धनात्मक सिरों को कहां जोड़ना पड़ता है, एक ही बिंदु से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि इसके धन को जोड़ दिया और इसके ऋण को, फिर बैलेंस आप कभी करोगे तो एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। आया समझ में। तो सभी सेलों के धनात्मक सिरे को एक ही बिंदु ए से जोड़ा जाता है। ये सावधानी पूरी 4 के 4 क्वेश्चंस में आएंगी और चारों के लिए आपको यही की यही लिखनी है। तो पहली सावधानी क्या होगी, सभी सेलों के धनात्मक सिरों को, सभी सेलों के, चाहे वो प्राथमिक परिपथ में जुड़े हो चाहे द्वितीयक में जुड़े हो, वो कितने भी जुड़े हो, जैसे यहाँ एक और एक कितने जुड़े हैं, 2, तो सभी सेलों के धनात्मक सिरों को या धनात्मक इलेक्ट्रोड को एक ही बिंदु अर्थात कोष्टक में लिख देना ए से जोड़ दिया जाता है, ताकि विभवमापी तार में संतुलन बिंदु मिल सके। क्या लिखोगे, ताकि विभवमापी तार में, इस रेड कलर का तार कौन सा है, विभवमापी कॉन्स्टेंटम या मैग्नम धातु का बना होता है, तो इसमें आपको ताकि इसके विभवमापी तार में संतुलन बिंदु मिल सके, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी क्या है कि प्राथमिक परिपथ में जुड़ी हुई बैटरी हमेशा संचायक बैटरी लोगे, यानी प्राथमिक परिपथ में हमेशा स्टोरेज सेल ही जोड़ोगे, यानी द्वितीयक संचायक बैटरी या द्वितीयक बैटरी। तो क्या बोलोगे, प्राथमिक परिपथ में हमेशा संचायक बैटरी का ही प्रयोग किया जाता है। क्या लिखोगे, प्राथमिक परिपथ में हमेशा संचायक बैटरी यानी स्टोरेज सेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये लिख दोगे दूसरी सावधानी। वैसे 2 ही आती हैं लेकिन तीसरी भी बता रहे हैं। विभवमापी तार की लंबाई कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो लिखोगे विभवमापी तार की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर होनी चाहिए, ताकि संतुलन बिंदु इसमें मिल सके। जैसे पहले में लिखा था ताकि संतुलन बिंदु इसमें मिल सके, ऐसे इसमें लिख देना, बनेगा। तो कितनी सावधानी हो गई, 3। पहली सावधानी, सभी सेलों के धनात्मक बिंदु को, धनात्मक सिरे को एक ही बिंदु अर्थात विभवमापी तार के सिरे से जोड़ दिया जाता है, ताकि संतुलन बिंदु मिल सके, विभवमापी तार में संतुलन बिंदु मिल सके। दूसरी सावधानी, प्राथमिक परिपथ में हमेशा संचायक बैटरी अर्थात स्टोरेज सेल का ही प्रयोग करोगे। तीसरी सावधानी, विभवमापी तार की लंबाई कम से कम कितनी लोगे, एटलीस्ट 10 मीटर, है ना, कम से कम 10 मीटर लोगे। ये हो गई। एक आध और सावधानी की सभी पेंच अच्छे से लगे होने चाहिए, लेकिन ये सब नहीं लिखना, बस हो गई सावधानी, इतनी ही, 3 बहुत है, 2 आती है लिखने, 3 बता दें। अब बेटा आता है सावधानी अंत में आती है। तो पहले क्वेश्चन क्या आता है, विभवमापी तार का सिद्धांत समझाइए, इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन लिखिएगा और इसका सिद्धांत अब यहाँ पर आता है। सिद्धांत थोड़ा लंबा है तो देखिए क्या है, हमें इसकी बनावट लिखनी होगी, नहीं तो पहले हम इसका क्या लिख देते हैं, नामांकन। क्या लिखोगे बेटा, नेमिंग, नामांकन, नामांकन कर दोगे इसका, है ना। नामांकन कैसे करोगे, नामांकन में लिखोगे C बराबर में क्या लिख दोगे, संचायक बैटरी, संचायक बैटरी या संचायक सेल। E का नाम क्या लिख दोगे, प्राथमिक सेल,
अच्छा यहाँ लिखा है इसकी सहायता से किसी सेल की जगह क्या लिख सकते हो, प्राथमिक सेल, किसी प्राथमिक सेल, क्योंकि द्वितीयक का नहीं ज्ञात करते, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात। तो यहाँ पर आएगा ई प्राथमिक सेल K1 व K2, तो लिख दोगे कुंजियां, क्या लिख दोगे, कुंजियां या प्लग, प्लग लिख दीजिएगा, कुंजियां इंग्लिश में लिख दीजिएगा प्लग। उसके बाद RH को क्या लिखोगे, रियोस्टेट, रियोस्टेट लिखोगे, RHEOSTATE, रियोस्टेट, रियोस्टेट लिख दोगे, या हिंदी में लिखोगे परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। अच्छे से लिखना अलग से, भले ही हमने जो भेजा है उसमें अच्छे से ना लिखा हो, आप जरूर लिखिएगा, है ना। और क्या बचा, डी का नाम लिख देना, संतुलन बिंदु, और डी डैश और डी डबल डैश को नहीं बोलना है, डी डैश और डी डबल डैश को नहीं बोलना है, डी को लिखना संतुलन बिंदु, और जी को लिखना धारामापी या इसको डी को लिखना संतुलन बिंदु या बैलेंस पॉइंट इंग्लिश में, और जी को लिखना इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर, जी को क्या लिख देना, गैल्वेनोमीटर, या हिंदी में लिखोगे धारामापी, क्या लिख दोगे, धारामापी। अब बेटा एक और रह गया ए बी, तो ए बी का नाम ऊपर लिख देना, ए बी का नाम लिख देना विभवमापी तार, क्या लिख देना, विभवमापी तार, पोटेंशियोमीटर वायर। बस ये हो जाएगी इसकी नेमिंग, कर लोगे, चलो ये नामांकन कर लोगे। तो पहले अब आते हैं बेटा सिद्धांत पर, तो थोड़ी इसकी बनावट लिखनी पड़ेगी, इसके कंस्ट्रक्शन आता है तो लिखो, नहीं आता तो बिल्कुल मत लिखो। आया समझ में, कभी आता कि विभवमापी के सिद्धांत समझाओ तो फिर पूरा समझा देना। इसमें क्या लिखना है, चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है, चित्र में विभवमापी का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित है, तो चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट प्रदर्शित है या शॉन है, और इसमें ए बी एक विभवमापी तार है तथा सी एक संचायक बैटरी है, जिसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है, और ऋणात्मक सिरे से कहां से होते हुए, ऋणात्मक सिरे को कहां से होते हुए, परिवर्ती प्रतिरोध RH और कुंजी K से होते हुए विभवमापी तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। बनेगा इतना। फिर लिखोगे तथा जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे कहां जोड़कर, द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को कुंजी K2 से होते हुए धारामापी G से जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक विसर्पी कुंजी लगी होती है। बनेगा, क्या लिखोगे, चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है या इलेक्ट्रिक सर्किट शॉन है, इसमें ए बी एक विभवमापी तार है तथा सी एक संचायक बैटरी है, जिसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से, ऋणात्मक सिरे को या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को परिवर्ती प्रतिरोध RH और कुंजी K1 से होते हुए विभवमापी तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है, तथा जिस सेल के विद्युत वाहक बल निकालना है, हमें फाइंड करना है EMF, उसके धनात्मक द्वितीयक परिपथ में उसे जोड़कर, किस परिपथ में जोड़कर, द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ, उसे द्वितीयक परिपथ में जोड़कर उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को कुंजी K2 से होते हुए धारामापी G से या गैल्वेनोमीटर G से जोड़ दिया जाता है, तथा जिसमें एक विसर्पी कुंजी या जॉकी, इंग्लिश में बोलेंगे जॉकी, लगी होती है। बनेगा इतना। तो ये हो जाएगी बेटा इसकी बनावट। अब आता है कार्यविधि, कार्यविधि में ही सिद्धांत आ जाएगा। अब सिद्धांत में देखिएगा क्या लिखना है, या सिद्धांत ही चल रहा था तो वो सिद्धांत में कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगी। बनेगा, सिद्धांत का ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा, ऐसे करके ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट करना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके अगला पैराग्राफ आएगा। यहाँ लिखेंगे जैसे ही कुंजी K1 को दबाया जाता है तो संचायक बैटरी से I धारा प्रवाहित होने लगती है, या संचायक बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। I नहीं लिखना तो नहीं लिखो, केवल धारा लिख सकते हो। क्या लिखोगे, जैसे ही कुंजी K1 को प्रेस किया जाता है या प्लग को इन किया जाता है, प्लग इन किया जाता है, तो संचायक बैटरी या स्टोरेज सेल से क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, जिससे विभवमापी तार के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर, क्योंकि धारा यहां से ऐसे ऐसे जाएगी तो क्या हो जाएगा, अभी K2 ऑफ है, K2 अभी क्या है, ऑफ है, तो इससे कोई टेंशन नहीं है, K2 ऑफ है मतलब ये सेल अभी वर्क नहीं कर रहा है। आया समझ में। तो क्या लिखोगे, जैसे ही कुंजी K1 को दबाया जाता है संचायक बैटरी C से I धारा प्रवाहित होती है, जिससे विभवमापी के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। अब चूंकि धारा प्लस से जाएगी ऐसे, तो यहां से धारा देखो ये जाएगी,
ऐसे धारा जाएगी 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 तो नुकसान होता जाएगा उसका। तो ज्यादा धारा कहाँ रहेगी, ए पर कि बी पर? आप कहोगे ऑब्वियसली काय पर, ए पर। फिर धीरे धीरे जाएगी तो धारा में कमी आएगी, तो विभवांतर ए का ज्यादा होगा कि बी का? आप कहोगे ए का। और जैसे ए से बी की ओर जाओगे तो विभव में क्या आएगी, पोटेंशियल में क्या आएगी, कमी आएगी। और जो पोटेंशियल में कमी आती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसे दर्शाते हैं के से। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बेटा? विभव प्रवणता या विभव पतन। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकल्प में आता है कि विभवमापी तार में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो विभव के मान में जो कमी आती है उसे खाली स्थान कहा जाता है, तो उस खाली स्थान में भरना होता है विभव प्रवणता। इंग्लिश वाले भरेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट। पोटेंशियल तो बनेगा लिख के, ग्रेडियंट और लिख देना। ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता या पतन या नुकसान। आया समझ में? चलिए तो यहां पर क्या लिखोगे, जैसे ही कुंजी K1 को दबाया जाता है संचायक बैटरी C से I धारा प्रवाहित होती है, जिससे विभवमापी तार के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जैसे जैसे ए सिरे से कहां की ओर जाते हैं, और लिखेंगे आगे, और जैसे जैसे ए सिरे से बी सिरे की तरफ जाते हैं तो विभव के मान में या पोटेंशियल की वैल्यू में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है, जिसे विभव प्रवणता या क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता या विभव पतन कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बनेगा बेटा? तो उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो इतना लिख लीजिएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अर्थात, अर्थात करके नीचे लिख देना, ये सिद्धांत चल रहा है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता बराबर, अर्थात करके लिखना, विभव प्रवणता या पतन, प्रवणता नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो, विभव पतन बराबर कुल विभवांतर, कुल विभवांतर बटे कुल लंबाई, बटे कुल लंबाई। ये फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कितनी कैसे दर्शाते हो उसे, के से, कुछ बच्चे रो से भी दर्शाते हैं, तो आपको रो से नहीं दर्शाना है। एक ऐसा सिंबल होता है रो का, लेकिन आपको रो का प्रयोग नहीं करना, काय का कर लेना, के का। चलिए कुल विभवांतर, तो इसके सिरों पर मान लो कि विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, बी, ये मान लिया अपन ने। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, अगर एल है, कौन सी एल, कैपिटल एल, तो यहां पर मात्रक क्या आ जाएगा इसका, देखो वोल्ट पर, इसकी लंबाई क्या है, तो आप सेंटीमीटर में लिखना है, भले ये मीटर में होती है लेकिन काय में लिखोगे, सेंटीमीटर, तो आएगी वोल्ट पर सेंटीमीटर। बनेगा? तो विभव प्रवणता का मात्रक भी कभी पूछ लिया तो याद रखना वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए आपको एकदम। आया समझ में? तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखोगे, अब द्वितीयक परिपथ में सेल ई जोड़ा है। अब देखना बेटा, ये है पूरा समझने वाला पॉइंट, ये कैसे माप देता है इसके विद्युत वाहक बल को। अब यहाँ सेल जोड़ा है, इसका विद्युत वाहक बल कहीं दिख नहीं रहा, तो यहाँ तो कहीं दिखेगा नहीं, तो आप कहोगे कैसे मापते हैं विद्युत वाहक बल को सर? तो बेटा हमें देखिएगा कैसे विद्युत वाहक बल को मापना है। अच्छा, कुल विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ ये तो पता होगा, तो यहाँ इसका मान रख लेना। जैसे मान के चलो 5 वोल्ट, तो 5, और यहाँ इसकी लंबाई रख लेना। अब लंबाई रखोगे तो इसमें भाग दोगे तो के का हमें क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। चलो वो रख लो निकाल के। अब देखो क्या करते हैं, ये सेल जोड़ा और K2 को चालू किया, तो ये सेल इस परिपथ से जुड़ गए। अब इसके बाद अपन यहाँ इसको पूरी विसर्पी कुंजी को घुमाते हैं और यहाँ से ए सिरे पर टच करवाते और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर का जो इस कांटा लगा हुआ है, इसमें जो दिख रहा है ना, जैसे घड़ी में वॉच में होता है ना, टिक टिक करता है कांटा, तो घड़ी का जो ये कांटा होता है ना, वो ऐसे इसमें धारा मापी का वो कितने पे आ जाए, 0 पर। तो मान के चलो 0 पर आया तो बस उस पॉइंट का नाम क्या दे दो, D। तो अब आएगा इस सेल के लिए संतुलन बिंदु कितना मिल गया, D। तो यहाँ AD क्या कहलाएगी, A से D तक की संतुलनकारी लंबाई। अब देखना इस सेल का क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। तो वो कहते हैं, जिन साइंटिस्ट ने इस विभवमापी को बनाया था, वो कहते हैं इस सेल का विद्युत वाहक बल उतना ही होगा जितना A और D के सिरों पर क्या होगा, विभवांतर होगा। और A और D के सिरों पर हम क्या निकाल लेते हैं, विभवांतर। और विभवांतर के लिए अपन कोई उपकरण का यूज, विभवमापी। आप कहोगे सर ये कैसे निकालेंगे, इसमें हमें विभवांतर निकालना नहीं पड़ेगा, इसका फॉर्मूला देखो, E बराबर क्या आ जाएगा, जैसे V काम करता है वैसे ही क्या कौन काम करता है, E काम करता है। V बराबर पूछा जाता
तो के एल आ जाता, तो ऐसे यहां पर आएगा के और इनटू में आएगी संतुलनकारी लंबाई कितनी ले ली, एल। यहां से यहां तक की ये संतुलनकारी लंबाई कितनी ले ली हमने, एल, बनेगा स्मॉल एल सेंटीमीटर। तो यहां पर आएगा के इंटू एल, के का मान यहां से मिल जाएगा आपको और संतुलनकारी ये लंबाई कहां दिख जाएगी, स्केल में। जो स्केल अपन ने लगाया था ना, जो कल एक डायग्राम बनाया था उसमें स्केल, तो जो विभव मापी ओरिजिनल वाला आता है ना उसमें आगे स्केल लगा होता है, तो उसमें काय का वो एल आएगी सेंटीमीटर में, वो वाला स्केल लगा लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इन दोनों की मान रखना, तो जितना सेल का क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल, तो बस यही निकालना था आपको। फिर से सुनो, सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाद उसके बाजू में उसका क्या लिख देना, नामांकन। इसमें मत लिखना क्योंकि अच्छा नहीं दिखता फिर चित्र, है ना। फिर क्या लिखोगे, जैसे पहले लिखोगे चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है, इसमें ए भी एक विभवमापी तार है तथा सी एक संचायक बैटरी है, जिसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है और ऋणात्मक सिरे को कहां से होते हुए, परिवर्ती प्रतिरोध RH और कुंजी K1 से होते हुए विभवमापी तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। फिर मन से लिखना, जिस सेल का, पैराग्राफ चेंज करके, जिस सेल का क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल, उसे द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसके धनात्मक सिरे को कहां से कनेक्ट कर देते हैं, विभवमापी तार के ए सिरे से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को, सिरे मत लिखना इलेक्ट्रोड, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कुंजी K2 या प्लग K2 से होते हुए गैल्वेनोमीटर या धारामापी G से जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक क्या लगी होती है, विसल्पी कुंजी लगी होती है। इतना बनेगा, ये हो जाएगी बेटा इसकी टोटल बनावट में वर्किंग पॉइंट आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे, अब जैसे ही कुंजी के को जब दबाते हैं, तो ये थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा। थर्ड में क्या लिखोगे, जैसे ही कुंजी के को दबाया जाता है तो बैटरी, संचायक बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित होती है, आई, जो ए से बी की ओर या विभवमापी तार में बहने लगती है, जिससे विभवमापी तार के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और जैसे जैसे ए सिरे से कहां की तरफ जाते हैं, बी सिरे की तरफ जाते हैं, तो विभव का मान लगातार कम होता जाता है, या विभव के मान में पोटेंशियल की वैल्यू में क्या आती जाती है, कमी आ जाती है। और यही कमी क्या कहलाती है, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। इसे अक्षर का इसे दर्शाते हैं के से, अर्थात के बराबर कुल विभवांतर, अर्थात के बराबर क्या लिखोगे, कुल विभवांतर बटे में क्या आ जाएगा, कुल लंबाई। तो कुल विभवांतर कितना है बेटा, के बराबर बोलो, कुल विभवांतर है v और लंबाई कितनी है l, और यहाँ v काय में होता है वोल्ट में और l काय में होता है सेंटीमीटर में, और बस इतना लिख के छोड़ देना, इतना लिख देना। फिर क्या लिखोगे, अब सेल ई के लिए, किस सेल के लिए, इस सेल के लिए विभवमापी तार में क्या ज्ञात करोगे, संतुलन बिंदु तथा संतुलनकारी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। माना संतुलनकारी लंबाई l है, माना संतुलनकारी लंबाई l है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या आ जाएगा बेटा, K इंटू स्मॉल l, यानी कि विभव प्रवणता गुणा संतुलनकारी लंबाई। अतः सेल का विद्युत वाहक बल, या क्या लिखोगे, EMF बराबर क्या आ जाएगा, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता गुणा संतुलनकारी लंबाई, गुणा संतुलनकारी लंबाई बनेगा। अब आप कहोगे विद्युत वाहक बल को कैसे दर्शाते हैं, सेल के ई से, ये कितना आएगा, विभव प्रवणता सर के है और संतुलनकारी लंबाई स्मॉल l है, तो बस ये आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल बनेगा। आप कहोगे इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। देखो इसका क्या है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, और लंबाई का क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, वोल्ट बनेगा। तो ऐसे करके और नीचे लिख देना, यही विभवमापी का सिद्धांत है। क्या लिखोगे, दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बनेगा, या यही विभवमापी का सिद्धांत है। यहां तक है बेटा सिद्धांत, सबको आया समझ में। ई कैसे निकलता है बेटा, पहले के तो देखो अपन को टोटल विभवांतर ले लो और टोटल क्या ले लो, लंबाई, जो आ जाएगी,
यहां से आपको के का मान मिल जाएगा। अब क्या और निकालना है, L1। L1 मतलब संतुलनकारी लंबाई यानी बैलेंस्ड लेंथ निकालनी है। बैलेंस्ड लेंथ कैसे निकलती है, पहले इसके इस वायर या विसर्पी कुंजी को कहां टच करोगे, ए पॉइंट पर टच करोगे, धीरे धीरे खिसकाते जाओगे और मीटर में देखते जाओगे। जैसे मीटर में कौन सा पॉइंट आया 0, वहां रुक जाना और उस बिंदु का नाम क्या दे देना, डी। ये एक चीज फाइंड हो गई। क्या फाइंड हो गया, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का नाम क्या रखा, डी। और देखो ये बिल्कुल एकदम एरो सीधा है ऐसे, इसका नाम रख देना बैलेंस पॉइंट। अब बैलेंस पॉइंट मिल गया किसके लिए, सेल के लिए। इस सेल के लिए मिला है क्या, बैलेंस पॉइंट यानी संतुलन बिंदु मिल गया। कहां मिलेगा, तार के अंदर मिलेगा, सो यहां मिल गया, उसका नाम रख दिया डी। फिर शुरुआती सिरे यानी प्रारंभिक सिरे ए से लगा के डी तक की ये लंबाई क्या कहलाएगी, संतुलनकारी लंबाई, उसका नाम क्या दे देना, एल दे देना, बनेगा। तो सेल के लिए हमें संतुलन बिंदु मिल गया और संतुलनकारी लंबाई मिल गई। तो पहले यहां तक लिखना, यहां तक लिखने के बाद क्या लिखना, अब सेल ई के लिए पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, इतना मिलेगा, उसके बाद जस्ट नीचे लिखना अब सेल ई के लिए विभवमापी तार पर क्या ज्ञात करते हैं, संतुलन बिंदु तथा संतुलनकारी लंबाई ज्ञात करते हैं। माना संतुलन बिंदु डी तथा संतुलनकारी लंबाई एल है, अतः सेल का विद्युत वाहक बल, अतः सेल का विद्युत वाहक बल या हेंस ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता गुणा में बैलेंस्ड लेंथ संतुलनकारी लंबाई। तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखना, विद्युत वाहक बल का क्या, विभव प्रवणता गुणा संतुलनकारी लंबाई। और बस यहां पर आप ई, विद्युत वाहक बल का नाम क्या है, सेल के ईएमएफ का नाम ई है और विभव प्रवणता का नाम के है और इधर क्या रखना, एल रखना, बनेगा। यहां तक आपका आ जाएगा। चलिए फिर लिख देना, यही विभवमापी का क्या है, सिद्धांत। यहां तक हम आपको भेज चुके थे। अब आता है इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, साफ करते हैं, साफ करके, ये पार्ट बहुत छोटा सा है, मुश्किल से अब 3 लाइनें और बचेंगी। अब यहां लिखोगे इसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहां लिखना सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना, है ना। या फिर यहां पर लिखोगे रिक्वायर्ड, क्या, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के बाद लिखोगे कि जिस सेल का हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसे द्वितीयक परिपथ में जोड़कर, अब फिर से वही जो अभी लिखा था ना, वही एक लाइन और आ जाएगी यहाँ पर। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को कुंजी K2 से होते हुए धारामापी से जोड़ दिया जाता है, जिसमें विसर्पी कुंजी लगी होती है, बनेगा इतना। और फिर लिखोगे अब इस सेल के लिए विभवमापी तार पर संतुलनकारी लंबाई L प्राप्त होती है और संतुलन बिंदु क्या प्राप्त होता है, D प्राप्त होता है। अतः सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या आएगा, विभव प्रवणता। आप कहोगे फिर से रिपीट होगा, बिल्कुल ये वाला रिपीट हो जाता है क्योंकि सिद्धांत वाला ही ये एक सेल वाला और सिद्धांत वाला ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर आएगा विभव प्रवणता। डायग्राम द्वारा बनाना हो तो बनाना इसमें, नहीं तो यही डायग्राम सेम चल जाएगा इसमें। विभव प्रवणता गुणा संतुलनकारी लंबाई, संतुलनकारी लंबाई बनेगा बेटा। फिर से जिम करते हैं, यही का यही लिखना। फिर यहाँ पर आएगा, बोलो ई बराबर, क्योंकि इस सेल का हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल। विभव प्रवणता कितनी आ जाएगी, के, और यहाँ पर संतुलनकारी लंबाई कितनी आ जाएगी, एल। तो यहाँ पर आएगा, देखिएगा, और इसका मात्रक क्या होता है, आप कहोगे वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो यहाँ वोल्ट पर सेंटीमीटर। और लंबाई का क्या होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, वोल्ट। तो यहाँ पर लिख देना वोल्ट, बनेगा बेटा, ये लिख देना वोल्ट। तो बस इसको कोष्टक में बंद करना और यहाँ पर लिखना, यहाँ किस ओर, यहाँ दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड, के और एल के मान को रखकर, के और एल की वैल्यू को रखकर, एल कहां देख लोगे स्केल में, के कहां मिल जाएगी, भी बटे एल वाले फॉर्मूले से। तो यहां लिखोगे के और एल का मान रखकर किसी सेल के विद्युत वाहक बल को निकाला जा सकता है। यहां दाईं ओर की राशियों, दाईं ओर की राशियों के व एल का मान रखकर वैल्यू पुट करके, मान रखकर किसी सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं,
बस इतना करना है और ये आपका सूत्र की स्थापना हो जाएगी। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पता चल जाएगा कि विद्युत वाहक बल कितना आएगा। आपको विभव प्रवणता रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट रखना जो फिक्स रहता है, एक बार मिल गया सो बस वो फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता तार का। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कुल विभवांतर बटे कुल लंबाई, तो ये के मिल जाएगा जो हर बार चलता रहेगा। केवल एल है तो एल और आ जाएगा बस। अब आता है बेटा इसके बाद इसकी सावधानियां, इसको हम साफ करते हैं और सावधानियां बता चुके थे, एक बार और बता देते हैं ना। चलिए इसकी अगर टेबल आ जाए तो टेबल कैसी बना देना, ऐसी टेबल बनाना, यहां पर लिखना। देखो काय की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर लिखना के, यहां पर लिखना एल, यहां लिखना ई बराबर के इंटू एल, और बस ऐसे तालिका बना के छोड़ देना इतनी। एक आएगा विभव प्रवणता, इधर आएगी संतुलनकारी लंबाई और इधर आएगा विद्युत वाहक बल ई बराबर के एल, तो यहाँ विद्युत वाहक बल आ जाएगा। बस इतना करके छोड़ देना तो इसकी टेबल हो जाएगी। और इस टेबल के नीचे फिर क्या लिख देना, सावधानियां। तो यहाँ पर आएगी सारणी, तो ये सारणी आ जाएगी, सारणी और इतनी बना देना, इसमें कुछ नहीं जाता। इसका नाम हिंदी में लिख देना विभव प्रवणता के, इसका नाम लिख देना संतुलनकारी लंबाई, इसका नाम लिखना विद्युत वाहक बल ई बराबर, और ऐसे टेबल छोड़ देना। फिर क्या लिखना बेटा, सावधानी, उसमें नहीं लिखी होगी ये टेबल, आप बना लेना है ना। सावधानी में क्या क्या लिखना है बेटा, इसकी प्रिकॉशन में क्या लिखना है, सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी के तार के एक ही सिरे अर्थात ए से जोड़ दिया जाता है ताकि संतुलन बिंदु मिल सके, ताकि विभवमापी तार में क्या मिल सके, संतुलन बिंदु मिल सके, ये संतुलन बिंदु मिल सके। उसके बाद क्या लिखना दूसरी प्रिकॉशन में, दूसरे में लिखना कि प्राथमिक परिपथ में हमेशा स्टोरेज सेल यानी संचायक बैटरी का ही प्रयोग करना चाहिए, बनेगा, अन्यथा तार में संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। और अगली सावधानी आती है, अगली सावधानी कि विभवमापी तार की लंबाई कम से कम एटलीस्ट कितने मीटर होनी चाहिए, 10 मीटर होनी चाहिए, बनेगा। तो ये हो जाएंगे इसकी सावधानी। पहला क्वेश्चन फिनिश टोटल, पहले मैंने चित्र बताया, फिर उसका नामांकन बताया, ये हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सिद्धांत में उसकी कंस्ट्रक्शन बताई, कंस्ट्रक्शन के बाद जैसे ही कुंजी के को दबाया विभवांतर उत्पन्न हो गया, यहाँ से यहाँ जाने पर विभव में कमी हुई जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, और विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर कुल विभवांतर बटे में कुल लंबाई, और इतना आ गया था। फिर क्या लिखा था, इस सेल के लिए विभवमापी तार में संतुलन बिंदु डी तथा संतुलनकारी लंबाई एल है, अतः सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर के इंटू एल, और इतना लिख के लिखा था, यही विभवमापी का सिद्धांत है। फिर उसके बाद वापस अपन ने सूत्र की स्थापना कर रहे थे तो उसमें फिर लिखा कि जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है दूसरे द्वितीय परिपथ में जोड़कर उसके धनात्मक सिरे को ए बिंदु से, ऋणात्मक सिरे को K2 से होते हुए धारामापी G से जोड़ दिया जाता है जिसमें विसर्पी कुंजी लगी होती है। माना सेल के लिए संतुलन बिंदु D और संतुलनकारी लंबाई L प्राप्त होती है, अतः E बराबर क्या आ गया था, KL। फिर क्या लिखा था, K और L के मान को रखकर हम E का मान यानी विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। फिर उसके बाद आई सारणी, फिर आई क्या, सावधानियां। इतना हम बता चुके हैं बेटा, इससे ज्यादा और नहीं समझाया जा सकता है, ये मैंने बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश कर ली है ना। चलिए साफ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा, इसको हम मिटाते नहीं है, क्वेश्चन मिटा रहे हैं, देखिएगा कितना मिटाया। अगला क्वेश्चन आएगा, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। आप कहोगे वो तो अभी समझा दिया था, बिल्कुल वो अभी समझा दिया था, तो अब मैं उसको बार बार नहीं कर रहा हूं। और आगे आएगा इसकी सहायता से क्वेश्चन आएगा, इसी में आगे विभवमापी का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अब देखो, तथा इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कभी कभी सिद्धांत नहीं आता तो केवल यही अकेला कर देना, चित्र बनाना, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखना और बस। कंस्ट्रक्शन के बाद सिद्धांत कुछ नहीं। कभी कभी लिखते हैं विभव मापी के सिद्धांत, आता है विभव मापी के सिद्धांत। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या है, तो आप कहोगे E बराबर के एल से, क्या लिखोगे, अतः विभव मापी के सिद्धांत E बराबर के एल से।
देखो ये विभवमापी का सिद्धांत। कोई कहे एक वर्ड में बताओ विभवमापी का सिद्धांत, तो कहना E बराबर के एल। विभवमापी का सिद्धांत क्या आ जाएगा बेटा, E बराबर के एल। तो इतना याद रखिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी तो उसको बताएंगे। चलिए अब देखो बेटा क्या करना होता है यहाँ पर, इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की। अब सिद्धांत हम बार बार नहीं बता रहे हो ना, आप बार बार लिखिएगा। इस क्वेश्चन को लिखना और लिख देना, विभवमापी का सिद्धांत प्रश्न क्रमांक 2 में मिलेगा, ऐसा लिख देना। और फिर लिख देना सीधा सूत्र की स्थापना, और सूत्र की स्थापना में चित्र ये वाला बनाना, वो वाला नहीं चलेगा, सिद्धांत वाला है ना। सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। प्राथमिक परिपथ नो चेंज, प्राथमिक परिपथ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा बेटा, है ना। प्राथमिक परिपथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो प्राथमिक परिपथ में तो आप चेंज का सोचो ही नहीं कि प्राथमिक परिपथ में कुछ चेंज मिलेगा। देखिए ऐसा डायग्राम बना देना, ये सब मत बनाना इस बार, ये नहीं बनाना है आपको। ये विसर्पी कुंडी टच नहीं करना, केवल इतने करके छोड़ देना। तो इसका नाम क्या लिख देना, धारामापी, है ना। चलिए एक यहाँ बना देना, एक यहाँ बना देना। इसमें भी जीरो का ऐसे ही सिंबल लगाना। आप कहोगे कैसे एक जगह दो कैसे मिल सकते, दो अलग अलग सेलों के लिए मिलेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पर और सेल कितने जुड़ेंगे इस बार, कितने सेलों की, 2 सेलों के। तो यहाँ पर 2 सेल जोड़ने पड़ेंगे द्वितीयक में, प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 सेल कैसे जुड़ेंगे, इसका धन सिरा इधर ऋण इधर, एक और जोड़ेंगे इसका धन सिरा इधर ही और ऋण इधर। देखो सभी सेलों के धन एक ही तरफ आए हैं ना। तो सभी सेलों के धनात्मक सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ा, और ऋणात्मक सिरे को देखो यहाँ से ऐसे करना, और ये ऐसे होते हुए इधर से ऐसे जोड़ देना, बनेगा, ऐसे जोड़ देना। अब देखो ये आप कहोगे ये 2 सेल ही जुड़े हैं, नहीं। एक समय जब ये बंद रहेगा तो आप कहोगे बंद करने के लिए यहाँ कुंजी जोड़ देंगे। इसका नाम के रख देना, इसका नाम रख देना K1, और इसका नाम रख देना क्या, K2, बनेगा। ये K1 और K2 दिख तो रहा होगा, ये कुंजियां जुड़ी हुई हैं। K1 ऑफ रहेगी तो केवल क्या जुड़ी रहेगी, K2। तो मान के चलिए इस सेल के लिए, सेल के विद्युत वाहक बल का नाम दे देना E1, और इसका नाम क्या दे देना E2। E1 जब जुड़ा है यानी K2 ऑफ रहेगा तो केवल क्या जुड़ा रहेगा, E1। तो E1 सेल के लिए सेल में क्या मिल जाएगी, संतुलनकारी लंबाई। तो उस संतुलनकारी लंबाई का नाम क्या लिख देना, L1। तो E1 सेल के लिए संतुलनकारी लंबाई, और इस बिंदु का नाम क्या दे देना, D1, और इसके लिए आ जाएगी संतुलनकारी लंबाई कितनी बेटा, L1। आया समझ में। इस बिंदु का नाम क्या दे देना, D1, और इस बिंदु का नाम क्या दे देना, D2। क्या नाम दे देना, D2, और इसके लिए जो संतुलनकारी लंबाई मिलेगी उसका नाम क्या दे देना, L2। क्या नाम दे देना, L2। आया समझ में। तो संतुलन बिंदु 2 मिले। पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु क्या है, आप कहोगे D1। संतुलनकारी लंबाई कितनी है, आप कहोगे L1। बिल्कुल बेटा L1, ऐसे करके लिख देना, बनेगा। प्राथमिक परिपथ बाहर नाम देना हो तो बाहर दे देना। बहुत अच्छे से एक बार और बता रहे हैं, देखिएगा। नीचे का ये कचड़े कूड़े जैसे मत बना देना, पहले आप उसमें देख लेना अपनी बुक में, वो बुक में देखने के बाद ही डायग्राम को अच्छे से करना फाइनल। अब देखो इसके लिए संतुलनकारी बिंदु क्या मिला, D1, और इसके लिए क्या मिला, D2। देखो यहां से यहां तक की लंबाई का नाम क्या लिख देना, आप कहोगे L1। बिल्कुल L1 लिख देना, और यहां से यहां तक की लंबाई का नाम क्या लिख देना, L2। तो यहाँ पर लिख देना L2, ऐसे करके। तो क्या लिखोगे, चित्र में AB एक विभवमापी तार है इसकी बनावट में, और आपको बनावट नहीं तो केवल क्या लिख दो, नामांकन। नामांकन हो गया। अगर बनावट लिखनी हो तो लिखो, नहीं तो केवल क्या लिख देना, नामांकन, बनेगा। इतना तो सबसे बनेगा, ये सरल है।
नामांकन में क्या लिख देना, सी संचायक बैटरी, आर एच ये परिवर्ती प्रतिरोध, के क्या हो जाएगा कुंजी, K1 और K2 क्या हो जाएंगी कुंजियां या प्लग हो जाएंगे, और ए बी क्या हो जाएगा विभवमापी तार हो जाएगा, D1 और D2 क्या हो जाएंगे संतुलन बिंदु, और L1 और L2 क्या हो जाएंगी संतुलनकारी लंबाइयां, E1 और E2 क्या हो जाएंगे विद्युत वाहक बल बनेगा। ऐसा करके ये फाइनल आप यहाँ तक लिख दीजिएगा और ये आपसे बन जाएगा, और ये लिख देना विभवमापी का विद्युत परिपथ। अब देखो बेटा सूत्र की स्थापना में डायरेक्ट क्या लिखना है, नामांकन हो जाएगा, चित्र बन जाएगा, नामांकन हो जाएगा। सूत्र की स्थापना बहुत सरल है, बहुत ही सरल। माना द्वितीयक परिपथ में दोनों सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के धनात्मक सिरे ए सिरे से, विभवमापी तार के एक सिरे ए से जुड़े रहें और ऋणात्मक सिरे K1 और K2 कुंजियों से होते हुए धारामापी G से जुड़े होते हैं, धारामापी G से जुड़े होते हैं जिसमें विसर्पी कुंजियां लगी होती हैं। इतना बनेगा, बनेगा कि नहीं। और ये भी नहीं लिखना तो फिर सीधा सीधा लिखना क्या, देखो इतना वैसे अगर लिख दोगे कि सभी के धनात्मक सिरे इधर और सभी के ऋणात्मक यहां से होते हुए धारामापी से जुड़े हैं, बस इतना लिखना। फिर इसके बाद लिखना माना सेल E1 के लिए, माना सेल E1 के लिए, किसके लिए, माना सेल E1 के लिए, यहां पर देखिएगा माना सेल E1 के लिए विभवमापी तार में संतुलन बिंदु D मिलता है जबकि संतुलनकारी लंबाई L1 मिलती है। अतः विभवमापी के सिद्धांत E बराबर KL से, अतः विभवमापी के सिद्धांत E बराबर KL से E1 पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर क्या लिखोगे, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर K इंटू L1, क्योंकि विभव प्रवणता कितनी K ही है, वो हर बार नियत रहेगी, वो नहीं बदलेगी, क्योंकि कुल लंबाई कुल विभवांतर बटे कुल लंबाई, तो K का मान तो फिक्स रहेगा, जो भी बदलेगा वो L1 का बनेगा। क्या लिखोगे, माना द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल E1 के लिए, माना द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल E1 के लिए क्या लिखोगे बेटा, माना द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल E1 के लिए विभवमापी तार में संतुलन बिंदु तो D मिला है लेकिन संतुलनकारी लंबाई L1 मिली है। अतः विभवमापी के सिद्धांत E बराबर KL से पहले सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1 बराबर क्या आएगा, KL1, समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। फिर लिखोगे सिमिलरली या इसी प्रकार माना द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल E2, क्या लिखोगे, इसी प्रकार द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल E2 के लिए विभवमापी तार में संतुलन बिंदु तो D2 मिलता है लेकिन संतुलनकारी क्या लंबाई क्या मिली, L2 मिली। अतः विभवमापी के सिद्धांत E बराबर KL से E2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, E2 बराबर, इसके लिए विभव प्रवणता तो K ही है, तार की विभव प्रवणता नहीं बदलेगी, वो तो फिक्स है, कितनी K है, और ये L1 की जगह क्या आ जाएगा L2, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 2 बनेगा। फिर क्या लिख देना, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। चलो भाग दे दो, इधर से कर देते हैं हम, बाएं पक्ष में बाएं का, दाएं में दाएं का, बोलो E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा, KL1 बटे में क्या आ जाएगा, KL2, K से क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, अर्थात दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात। देखो तुलना क्या गणना करनी थी, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन आता है कि इनका कंपैरिजन कैसे करोगे, तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अर्थात दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का रेशियो दोनों की वैलेंस लेंथ यानी संतुलनकारी लंबाइयों के अनुपात या रेशियो के बराबर होता है। फिर से सुनो, अर्थात दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात, उनकी संतुलनकारी लंबाइयों के अनुपात, उनकी संतुलनकारी लंबाई, L1 संतुलनकारी लंबाई है पहले सेल के लिए, L2 दूसरे के लिए, तो दोनों सेलों की संतुलनकारी लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात दोनों की संतुलनकारी लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। कितना बनेगा, क्या लिखोगे, माना पहले सेल E1 के लिए विभवमापी तार में संतुलन बिंदु D1 तथा संतुलनकारी लंबाई L1 है। अतः विभवमापी के सिद्धांत E बराबर KL से पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर KL1,
इसी प्रकार दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या आएगा KL2, समीकरण 1 समीकरण 2, फिर क्या लिखोगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से K से K कट जाएंगे, E1 बटे E2 बराबर क्या आएगा L1 बटे L2। इसके नीचे क्या लिख देना, अर्थात दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात है ना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात। EMF ऑफ टू सेल्स, EMF ऑफ टू सेल्स या फिर रेशियो ऑफ EMF, रेशियो ऑफ EMF of two cells, ratio of EMF of two cells is equal to balanced length, ratio of balanced length बनेगा, संतुलनकारी लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। जब इतना हो जाए बेटा तो इसके बाद क्या बनानी होती है, सारणी। अब इसको मिटाते हैं हम और सारणी बना देते हैं फटाफट। सारणी कैसे बनाएंगे बेटा, देखो इसके लिए सारणी बनेगी कैसे, सारणी बहुत छोटी सी बनती है, देखो कितनी चीजें प्रयोग हुई हैं। पहले यहाँ लिखना K विभव प्रवणता, फिर यहाँ लिखना L1, फिर यहाँ लिखना L2 बनेगा। L1 किस सेल के लिए है तो पूरा लिखना हो तो लिखना, पहले सेल के लिए संतुलनकारी लंबाई L1 बराबर, यहाँ पर क्या लिखना, दूसरे सेल के लिए संतुलनकारी लंबाई L2 बराबर, नाम भी लिखना इनके। L2 क्या है, संतुलनकारी लंबाई तो है, लेकिन किसके लिए, तो लिखोगे दूसरे सेल के लिए संतुलनकारी लंबाई, या E2 के लिए संतुलनकारी लंबाई, यहाँ लिखोगे E1 के लिए संतुलनकारी लंबाई, यहाँ लिखोगे विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यहाँ पर क्या लिखोगे E1 अपॉन E2 बराबर में क्या आएगा L1 बटे L2। बस इतना करके ये बना देना, ये सारणी, बस सारणी किताब में भी बनी है तो उसमें देख के भी बना सकते हो। फिर क्या लिखना है, सावधानी है वही की वही एज इट इज। अब बेटा इसके दो क्वेश्चन और बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करवा के इनको हम फिनिश कर देंगे। कल के लिए एक आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हैं जो आपको करना है। होमवर्क ये है कि आपको पोटेंशियल, एक है आपका ये पोटेंशियोमीटर और एक है आपका वोल्टमीटर, इनमें 6 डिफरेंस करना है। कितने डिफरेंस करना है, 6। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको ये वाला भी हम सेंड कर दे रहे हैं अभी PDF बना के, और बाकी आपका अंतर भी सेंड कर दे रहे हैं। बस आपको लिख लेना है अंतर और याद कर लेना है अच्छे से, है ना। ज्यादा अच्छा कौन है, लेकिन पोटेंशियोमीटर है ना। चलिए बेटा कल के लिए क्वेश्चन क्या है आपका, देखो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, विभव मापी एवं वोल्टमीटर में कोई 6 अंतर। आप कहोगे 6 क्यों, आते 4 नंबर का है बेटा, लेकिन 5 तो कम से कम लिखने पड़ते हैं, और आप 6 याद करोगे तो 5 रहेंगे। विभवमापी और वोल्टमीटर में कोई 6 अंतर लिखिए, या अंतर लिखिए, 6 नहीं लिखेंगे तो केवल क्या लिख देंगे, अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर बनेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है जो आपको याद भी करना है, ये होमवर्क में है आपको याद करना है। कल के कल देखो वीडियो देखते जाना और साथ साथ में इसको याद भी कर लेना, और ये वाला आपको हम PDF बना के क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है ना। फिर बेटा इसके 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो टोटल इस वाले में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 में से एक आपका पक्का आ जाएगा, कोई भी एक आ जाएगा, है ना। तो बेटा आपके इसको मिला के हो गए 2, 3 तो ये हो गए थे। अब 3 के बाद आपका विभवमापी का सिद्धांत तो सेलों की तुलना और एक ही अंतर हो जाएगा, सो कितने हो गए 4। अब कितने बच गए 2, तो 2 आपके कल के वीडियो में करवा देंगे। चलिए थैंक यू।